circular permutation. If the objects arranged in a line, then this is known as linear permutation. But if the objects arranged in a circle, then this is known as circular permutation. मैंने ये कहा कि अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में या रो में अरेंज किए गए हों, इसे हम लीनियर परम्यूटेशन कह देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज किया जाए तो उसे हम सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एबीसी 3 ऑब्जेक्ट्स यूज किया, अगर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स ने एक लाइन में अरेंज किया जाए, एक रो में अरेंज किया जाए, तो इसे लीनियर परम्यूटेशन कह दिया जाएगा। और अगर हम इन 3 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनता है। एक अरेंजमेंट बना एबीसी, दूसरा बनेगा एसीबी, तीसरा बनेगा बीएसी, नेक्स्ट बनेगा बीसीए, नेक्स्ट बनेगा सीएबी, नेक्स्ट बनेगा सीबीए। दिस इज लीनियर परम्यूटेशन, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हम पहले से जानते हैं। 3p3 के फार्मूले से भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हम एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज किया जाए तो इसी को सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। मीनिंग, अगर एबीसी जो 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, वही 3 ऑब्जेक्ट्स इस सर्कल के अकॉर्डिंगली अरेंज किए गए हों तो इसे ही सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि हम इनका अरेंजमेंट निकाले कैसे। सर्कल में हमने कर तो दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या लिखें। इन दोनों में जरा हम देखें डिफरेंस। लीनियर परम्यूटेशन के हर एक अरेंजमेंट में एक कोई स्टार्टिंग और एक कोई एंडिंग ऑब्जेक्ट फिक्स है। अगर हम लीनियर एबीसी के 3 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स को देखें तो फर्स्ट अरेंजमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सी से एंड हो रहा है, दूसरा ए से स्टार्ट हुआ बी से एंड हुआ, तीसरा बी से स्टार्ट हुआ सी से एंड हुआ, एंड सो ऑन। मीनिंग, हर एक अरेंजमेंट में ये डिफाइन हुआ है कि किस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, कहां से एंड हो रहा है। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में स्टार्टिंग और एंडिंग ऑब्जेक्ट्स रहते ही नहीं है। आपने कहा मैंने ए से स्टार्ट किया, मैंने कहा मैंने सी से स्टार्ट किया, जो कहेंगे वही मैं नहीं मानूंगा। फिर क्वेश्चन रेज होता है कि इनका हम अरेंजमेंट किस फार्मूले से कैलकुलेट करें। इसे कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास 3p3 का फार्मूला मिल चुका है, जिसे हम लाइन के अकॉर्डिंगली यूज कर लेते हैं। 6 बेस आंसर आ जाता है। एक्सप्लेनेशन से भी वही आता है। सर्कल में कैसे करें, इससे रिलेटेड फार्मूला को हम बाद में बनाएंगे। उससे पहले एक एग्जांपल देखें। ये ज़ूम करें कि ये हम सर्कल में कुछ डॉट्स बना रहे हैं। देखें, अगर ये डॉट्स इस तरह से बने हुए हैं और आपसे कहा जाए इन्हें काउंट करके बताएं कितने हैं, तो इजीली तो ये नहीं बता पाएंगे। फिर भी अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो काउंट करके बता सकते हैं। ये जूम करें कि अगर सर्कल में एयर में कुछ पॉइंट्स हमें दे दिए जाते हैं, हम उन्हें उस केस में ही काउंट कर सकते हैं जब आप किसी एक को माइंड में फिक्स करें कि हम कहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज घूमते रह जाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट से इसे काउंट करने के लिए कहा जाए तो काउंट तो कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे जरा देखिए। हर एक स्टूडेंट काउंट करने के लिए एक किसी पॉइंट को एज्यूम करेगा कि वह स्टार्ट कहां से कर रहा है। कोई किसी 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए पॉइंट को यूज करेगा, कोई किसी डार्क पॉइंट को यूज करेगा, कोई किसी लाइट पॉइंट को यूज करेगा, और ये लर्न रखेगा वो कहां से स्टार्ट कर रहा है और ठीक उसके पीछे ब्रेक कर देगा। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट इस पॉइंट को कंसीडर किया है कि वह इस पॉइंट से काउंट करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये घूमते हुए इधर से आएगा और ठीक यहां ब्रेक कर देगा। वह लर्न रखेगा कि हम किस पॉइंट से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वह भूल जाए तो काउंट नहीं कर पाएगा, घूमता रहेगा गोल गोल। सिमिलरली, अगर कोई इस डार्क पॉइंट को कंसीडर कर रहा है तो इस पॉइंट को वह लर्न रखेगा कि वह इस यहां से स्टार्ट कर रहा है और इसके घूमते हुए आएगा, वो ठीक इसके पीछे ब्रेक कर देगा। मीनिंग, सर्कल में यूज किए गए पॉइंट्स को हम उस केस में ही काउंट कर सकते हैं जब हम एक किसी पॉइंट को लर्न रखें
कि हम कहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो काउंट कर ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली सर्कल में अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट उस केस में ही कैलकुलेट किया जा सकता है जब आप किसी एक को फिक्स करें। मान लें हमने सी को फिक्स किया। अब सी फिक्स की मीनिंग सी अब अपने प्लेस से कहीं जाने वाला नहीं है, तो अरेंजमेंट हम करने वाले कितने का है? 2 का ही तो करेंगे, ए बी का, क्योंकि सी तो फिक्स हो गया। अब अगर 2 का ही अरेंजमेंट हम करने वाले हैं, 2 प्लेसेस पर ही करने वाले हैं, तो इसका अरेंजमेंट हम जानते हैं 2p2, और 2p2 होता है 2 फैक्टोरियल। इज्यूम करें कि अगर किसी एक दूसरे एग्जांपल में 4 ऑब्जेक्ट्स होते इस सर्कल में ए बी सी डी, और इनका अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया होता, तो हम क्या करते? फिर एक किसी को एक फिक्स कर देते, और उस केस में रिमेनिंग का अरेंजमेंट इस सर्कल में यूज किए गए ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट मान लिया जाएगा। तो अब अगर एक को फिक्स करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स आते हैं 3, 3p3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, आंसर अगर यहां 2 फैक्टोरियल हम लिख रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 - 1 फैक्टोरियल। बात तो एक ही है। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल जो आंसर आया है उसे हम 4 - 1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मीनिंग एक ही है। हमने ऐसा इसलिए लिखा जिससे लॉजिकली आपको एक स्टेटमेंट बताया जा सके, और वह यह है कि सर्कल में जितने ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाए, -1 करके फैक्टोरियल कर दें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहां देखिए सर्कल में ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3 - 1 फैक्टोरियल कितना आया? 2 फैक्टोरियल, यही आंसर है। अब अगर सर्कल में 10 ऑब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाएं और उसका परमुटेशन पूछा जाए तो क्या होना चाहिए? 10 - 1 दैट इज 9 फैक्टोरियल। और अगर सर्कल में n ऑब्जेक्ट्स हों, इन केस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल, required number of permutation equals to n - 1 factorial। वेज हटा दें, n - 1 factorial। एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि सर्कल में अगर कभी भी हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाएगा, हम -1 करके फैक्टोरियल लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 फ्रेंड्स बी अरेंज्ड इन ए सर्कल, तो 10 - 1 9 फैक्टोरियल आंसर हो गया। लॉजिक आपको बता दिया गया क्यों। लेकिन इसमें एक एजम्पशंस कह सकते हैं, एक क्वेश्चन कह सकते हैं रेस होता है, वो ये कि सर्कल में जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए ए बी सी डी ए बी सी, आपने इसका आंसर बता दिया। लेकिन जरा एक दूसरे एग्जांपल को एजम्पशंस में रखते हैं, और उसके बाद इसको मैं अभी रब कर रहा हूं क्योंकि फार्मूला आप पा चुके हैं। यह है ए बी सी डी, 4 ऑब्जेक्ट सर्कल में, आंसर आप जानते हैं 4 - 1 3 फैक्टोरियल। एक एग्जांपल ये है, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लिया हमने ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। इस एग्जांपल में ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट सर्कल में है, और यहां कुछ ऑब्जेक्ट सर्कल में है। जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो भी तो सर्कल में ही हैं। इन दोनों एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है? इस एग्जांपल में ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स भी तो सर्कल में ही हैं। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जिसमें कम ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें अधिक ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है लॉजिकली, इसमें 4 थे इसमें अधिक है, लेकिन इससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता। ये लॉजिक सही नहीं है। भाई कम हो अधिक हो क्या फर्क पड़ता है? 4 होंगे तो 4 - 1 फैक्टोरियल, 10 होंगे तो 10 - 1 फैक्टोरियल, 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 1000 - 1 फैक्टोरियल, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो एक्चुअली डिफरेंस ये है कि इस सर्कल में जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं वो सारे डिफरेंट हैं,
और इस सर्कल में जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं वह सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं। ये अलग बात है मैं बना नहीं पाया, लेकिन आप ये मान लें सारे आइडेंटिकल हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ रेज की अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों और वो सर्कल में हों तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन केस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके दो एग्जांपल्स बनते हैं, एक नेकलेस और दूसरा पर्ल रिंग। नेकलेस में जो ज्वेल के बीड्स यूज किए जाते हैं वह सभी आइडेंटिकल होते हैं। अगर एक डिफर कर दिया जाए तो जो परचेज करने वाला रहेगा वो नहीं लेगा, कहेगा जी एक डिफर है मैं नहीं लेता। तो इसके मीनिंग नेकलेस में जो ज्वेल के बीड्स यूज किए जाते हैं वह सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैंने कहा पर्ल रिंग। पर्ल रिंग की मीनिंग अगर कहीं आप मोती से कोई एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं तो रिंग फॉर्म करना ये अंडरस्टूड है सर्कल ही बनेगा, और उसमें जो पर्ल्स यूज हुए हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं या मान लिया गया है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के केवल दो एग्जांपल्स हैं और रिमेनिंग एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ आइडेंटिकल बॉल्स आप ले लें और उन्हें सर्कल में अरेंज कर दें, ये भी एक एग्जांपल, लेकिन ये आपने क्रिएट किया, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल केस में दो ही एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं, एक नेकलेस और दूसरा पर्ल रिंग। तो फिर क्वेश्चन ये रेज हुआ कि इसका फार्मूला क्या बने, कब, जब ऑब्जेक्ट सभी सर्कल में बने, आइडेंटिकल हो ऑब्जेक्ट्स। उस केस में एक फार्मूला यूज किया जाता है, वह है हाफ n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ये नॉर्मल फार्मूला नहीं है n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। इससे रिलेटेड केवल 5 क्वेश्चंस बनते हैं, इससे अधिक क्वेश्चंस नहीं बनते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि जब भी आपकी वीडियो देखेंगे कि n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 किस बेस पर होता है। देखें, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक बताया नहीं गया और ना ही इसका डेरिवेशन है। मैं एक स्टेटमेंट के बेस पर इसका एक्सप्लेनेशन डिफाइन कर दे रहा हूं, वह देख लें। यह कहा जाता है कि हम किसी टू पार्टिकुलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कल में होते हैं इसलिए n माइनस वन फैक्टोरियल यूज कर लेते हैं। लॉजिकली ये सही है गलत है, ये इसका वेरिफिकेशन अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन क्योंकि हम इसी फार्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं और सभी के आंसर सही मिल जाते हैं, इसीलिए इसमें अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। हम इसी फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इस फार्मूले के लिए यूज होने वाले हैं। वह स्टेटमेंट है पहला, फर्स्ट स्टेटमेंट, मैं इसे रब कर दे रहा हूं अभी। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल। दूसरा, सेकेंड स्टेटमेंट, नेकलेस का अगर कोई एग्जांपल दिया जाए। तीसरा, अगर कोई पर्ल रिंग का एग्जांपल दिया जाए। फोर्थ, एक स्टेटमेंट आता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी मीनिंग क्या है, ये आपने देखा होगा, सर्कल में कुछ बीड्स यूज किए जाते हैं, गर्ल्स यूज करती हैं, और वो कलरफुल बीड्स होते हैं, और वो कलर्स की सिमेट्री के बेस पर नेकलेस बनाए जाते हैं जो गर्ल्स बनती हैं। कलर्स की सिमेट्री मीन्स ये कि 2 कलर्स के भी हो सकते हैं, 3 कलर्स के भी हो सकते हैं, 4 कलर्स भी हो सकते हैं। मान ले 3 कलर्स हैं, रेड व्हाइट पिंक, तो रेड व्हाइट पिंक, फिर रेड व्हाइट पिंक, फिर रेड व्हाइट पिंक, इस तरह से इनकी सिमेट्री बनती चली जाएगी, एक भी सिमेट्री डिफर नहीं होगी। तो मीनिंग ये, हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखें, दोनों केस में सिमेट्री सेम बनेगी। तो ऐसे किसी एग्जांपल में भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इसीलिए लिखा जाता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और
नेक्स्ट स्टेटमेंट बनता है ऑल शैल नॉट, ये एज इट इज स्टेटमेंट होता है, ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स। ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स, और इन पांचों स्टेटमेंट्स के लिए फार्मूला बनता है हाफ n - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। केवल यही 5 स्टेटमेंट्स है जिनके लिए ये फार्मूला यूज होगा, और किसी के लिए फार्मूला यूज नहीं होता। एक बार एग्जाम में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल के लिए फार्मूला डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक किसी नेकलेस में 11 ज्वेल बीड्स यूज हुए हैं, तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा? एक किसी नेकलेस में 11 ज्वेल बीड्स यूज हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो अब क्योंकि नेकलेस इसी फॉर्मेट में यूज होता है, हाफ n - 1 का फार्मूला लगाना चाहिए हमें, और उसके अकॉर्डिंगली 11 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के फॉर्म में यूज करते, मान लो पहला ऑप्शन है 10 फैक्टोरियल, दूसरा है 5 फैक्टोरियल, तीसरा है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, और फोर्थ है नन ऑफ दीज, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल को सिलेक्ट करें, क्योंकि कहेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 2 5 फैक्टोरियल हो गया। जबकि ये प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता रखा है कि फैक्टोरियल की वैल्यू केवल फैक्टोरियल की वैल्यू से ही कैंसिल होते हैं, तो 10 फैक्टोरियल तो 2 से कैंसिल होगा ही नहीं, तो 5 फैक्टोरियल तो हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर होना चाहिए 10 फैक्टोरियल बाय 2। क्योंकि ध्यान दें, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस में, जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें नॉर्मल जो आंसर गलती होने के बाद मिल आती है, जो नॉर्मल गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, उससे जो ऑप्शन क्रिएट होता है वह एक ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा। उससे जो आंसर क्रिएट होता है वह एक ऑप्शन में दिया जाएगा। और ये ह्यूमन नेचर है कि हम जब किसी क्वेश्चन का गलत आंसर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में है, तो सोचते हैं जी हमसे अच्छा कौन होगा, लगा इसी को। गलत ऑप्शन पहले दिया जाता है, सही आंसर हो सकता है सेकेंड या थर्ड ऑप्शन में दिया जाए, फोर्थ ऑप्शन में दिया जाए। वेरी केयरफुली। तो ये है 4 फार्मूलेज जिसे हम इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। 4th फार्मूला यूज करने के लिए 5 स्टेटमेंट्स बता दिए गए, इन्हें छोड़कर हम 3 फार्मूलेज यूज करने वाले हैं। पहला फार्मूला NPR है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल। यह उस केस में ही यूज किया जाएगा जब जितने ऑब्जेक्ट्स दिए जाए वह सभी डिफरेंट हों। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r जितने का अरेंजमेंट आप करना चाहते हैं। दूसरा फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये उस केस में यूज किया जाएगा जब ऑब्जेक्ट्स कुछ रिपीट किए जा रहे हों, ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स। और तीसरा फार्मूला है इन केस ऑफ सर्कल n - 1 फैक्टोरियल, जितने ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं उसमें से -1 करके फैक्टोरियल लगा दें।